प्रश्न हिमांशु भाई जरा क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन देखते हो आप? देखते हो क्या क्या आपने आंसर नहीं दिया? देख के आते हो उनको? देखो फिर पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में विचार कीजिए। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है। सही बात है ये? ध्यान से देखो जरा। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है। ये इस चीज़ की वो करता है, सिफारिश करता है बस। ये तो राष्ट्रपति का काम है ना, ये तो केवल रिकमेंडेशन करता है इस चीज़ का। यहाँ पर कन्फ्यूजन है तब दिया था। कल मैंने आपको बताया भी होगा ना कि ये सारी शक्तियाँ बताई थी, लेकिन ये इसकी सारी शक्तियाँ थी कैसी? एडवाइजरी, मतलब वो क्या देता है? रिकमेंडेशन देता है। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन कार्य होते मतलब इसमें मुख्य भूमिका रहती प्रधानमंत्री की है, और लेकिन जो करने वाला होता है वो राष्ट्रपति होता है बस। वह यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है? नहीं करता, वो भी राष्ट्रपति का काम है हमारे, हैं? ये बस उसका रिकमेंडेशन देगा कि इसको हमने अपॉइंट करना है चेयर में। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हिमांशु भाई समझ पाए क्वेश्चन क्या था? समझ गए ना? हाँ हाँ, उसके रूल्स के मैंने दो वो बता रखी थी प्रवृत्तियाँ। देयर आर टू टेंडेंसी ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर्स, उसके बारे में ये ट्रू था या फॉल्स था वो बताना था। तो ये दोनों फॉल्स हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है? ये पीएम का नहीं होता है। सेकंड में है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद के लिए कह रहा है। यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 होगा शायद ना, 3 या 4 ऐसा होगा कुछ। हाँ, ये कल मैंने लिखवाया था। हाँ, ये वाली चीज़ मैंने लिखवाई थी कल? नहीं लिखाई थी, तो इसको यहाँ लिंक हो गया। ठीक है, बढ़िया हो गया। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये कथन सही हो गया। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से विघटित हो जाती है, इस पर हमने कल बात किया था। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। हिमांशु भाई क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ गए? मंत्रिपरिषद समझे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में विचार करना है, गलत कथन का चयन कीजिए। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर करने होते हैं। हाँ, ये सब राष्ट्रपति की इम्यूनिटी है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति केवल संसद के किसी सदन से करता है। हाँ, सलाह पे करता है, तो ये कथन भी फॉल्स। तीसरा है, एक मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है। ये तो सही बात है, मनोनीत सदस्य को तो मैंने बताया नहीं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मंत्री ही क्या। तो इसमें क्या बताना था? गलत का चयन। तो ऑप्शन नंबर बी, पहला दूसरा गलत हो रहा है ना, उसमें मैंने बिंदु भी लगा रखा है ऊपर से हिंट के लिए। मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? हिमांशु भाई कौन सा था? अगर कुछ तो बोलना है यही बोल देता हूँ, बोलना है यही बोल देता हूँ। भारत में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के को कितना वेतन प्राप्त होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। जो चीज़ें हमने लिखवाई नहीं थी वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम इनको करते जा रहे हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कार्यपालिका में लास्ट वही छोड़ा होगा, संघ की कार्यपालिका में, है ना? तो आज हेडिंग डालना CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG।
कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं इसको, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन सा आर्टिकल का संबंध है इससे? 148, आर्टिकल 148। उसके बारे में जो सबसे पहला बनता है, इसे लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं, ठीक है। इसे लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं। इसके बारे में पहला जो इसकी पहचान है यहाँ से बनती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? लोक वित्त। पब्लिक फाइनेंस का क्या होता है ये? संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब हमको जरा ये लोक वित्त समझना पड़ेगा, है ना। लोक वित्त को समझना थोड़ा। इसके बारे में मैं आपको 3 आर्टिकल से समझाना चाहूँगा। एक है आर्टिकल 266 क्लॉज 1, 267 और 266 क्लॉज 2। इसमें होता है, इन आर्टिकल्स के बारे में आपको पता है वैसे? सुने इन आर्टिकल्स का नाम? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और ये है पब्लिक अकाउंट। तो ये हो गया लोक वित्त। इन तीनों की संरक्षक की भूमिका में होते हैं हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें लिखेंगे, और 266 में क्या था? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड। ये हो गया कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड। और ये क्या हो गया? पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड जो होती है, ये पूरी निधि पार्लियामेंट के, ये इस पर पूरा हक होता किसका है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 110 में ही है ना। धन विधेयक कहाँ है? 110 में तो है ना धन विधेयक। तो धन विधेयक से जो हमारा रुपया निकाला जाता है वो ये वाला होता है ना। इसमें जो फंड आता है, जैसे हम जो टैक्स जमा करते हैं, है ना, नॉन टैक्स, टैक्स, ये सारी जो सरकार की, अगर आपने बजट पढ़ा है ना, तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, तो सारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट का रुपया होता है वो पब्लिक अकाउंट इसमें जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका संबंध होता है, ये एग्जीक्यूटिव का पैसा होता है, कार्यपालिका का, है ना। ये पार्लियामेंट का था, ये एग्जीक्यूटिव का होता है। आकस्मिक निधि कहते हैं इसको, जैसे कि आपदा वगैरह के लिए, जैसे अभी हमारी क्या आई थी, पैंडेमिक आई थी, तो इस पर पूरा प्रधानमंत्री का हक होता है। प्रधानमंत्री जब चाहे इसको निकलवा सकता है। इसके बारे में मैं अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे हमने इनको ढंग से पढ़ना है। हाँ, होता प्रेसिडेंट के द्वारा ही है, लेकिन वही है ना, मेन ताकत किसकी होगी? रिकमेंडेशन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। भारत में कैसा सिस्टम है? प्रधानमंत्री, है ना। नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। लास्ट में आगे से वो आ जाएगा, है ना। पैसा निकालने के लिए खाली साइन कौन करेगा? यूज कौन करेगा? तो वास्तविक वो कौन हुआ? ताकत किसके हाथ में? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के हाथ में भाई। तो जहाँ पे मैं प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, आप इसको लिंक कर लेना कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है बस, तो एग्जीक्यूटिव का है पूरा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट में वो पैसा आता है, जैसा आपने सुना होगा, हमारा जो पीएफ वगैरह होता है, सरकारी नौकरी में नहीं करता पीएफ वगैरह, हमारा जो सरकार जमा करती, फिर शेयर मार्केट वगैरह में लगा के आगे को उसको डबल करके देती है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो वाला पैसा। जैसे सुकन्या समृद्धि योजनाएं पढ़ा था, वो पढ़ा था अपने, जहाँ पे बजट समझा है आपने ढंग से। अदर लाइबिलिटीज कहाँ आती हैं? कैपिटल रिसिप्ट देखा है? कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? 4 चीज़ें बताई थी मैंने कैपिटल रिसिप्ट में। सबसे पहला होता है डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या था? बजट नहीं पढ़ा आप लोगों ने?
बजट में जो कैपिटल रिसिप्ट होती है उसके 4 पिलर हैं, कौन कौन से हैं? एक मैंने बताया जैसे आपको, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, और क्या होता है उसमें? मार्केट बोरोविंग करती है सरकार, मार्केट से पैसा उठाती है, और लाइबिलिटी गेन करती है, जो उसने पैसा उधार दिया रहता है उसको वापस कर लेती है। चौथा होता है अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी में क्या होता है? सुकन्या समृद्धि योजनाएं, पोस्ट ऑफिस में जो आरडी जमा करते हैं, नहीं करते, छोटी छोटी जो योजनाएं होती हैं, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? पब्लिक अकाउंट में। ओके, इसका संबंध हमारा 266 क्लॉज 2 से है। तो इन सब अकाउंट्स को क्या बोला मैंने? लोक वित्त। इनकी रक्षा कौन करता है? ये वाला पद, ठीक है, बस ये समझाना चाह रहा था। अब थोड़ा इसके बारे में जो औपचारिकताएं हैं वो करनी पड़ेंगी हमको। इसकी नियुक्ति कौन करता है, वो सारी चीज़ें। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं इनका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। पीएम का क्या होगा इसमें? रिकमेंडेशन। ठीक, अगला क्या होता है? अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है? टेन्योर, कार्यकाल देख लो इनका। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स की एज, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। और क्या होता है इसमें? अपॉइंटमेंट हो गया, टेन्योर हो गई, वो पद मुक्त कहते हैं ना जिसको, रेनेंशिएशन, पद मुक्त। पद मुक्तता की अगर बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। और एक एलिजिबिलिटी है, थोड़ी सी अर्हता के बारे में जान लेते हैं। अर्हता, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संविधान में कोई चीज़ मेंशन है नहीं। एक 1971 का कैग अधिनियम होता है, ठीक है, 1971 का CAG एक्ट है, एक नियमावली होती है ना, उस नियमावली में कुछ बेसिक पैरामीटर्स दिए गए हैं। जैसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो सभी के लिए है। दूसरा होना चाहिए कि वो लोक वित्त की उसको जानकारी हो। ठीक है, लोक वित्त जो मैं हम बात कर रहे थे, अकाउंट्स की जानकारी हो उसको, अकाउंट्स के फील्ड में उसने काम किया हो। ठीक है, या तो फिर उसको पब्लिक फाइनेंस के बारे में जानकारी हो। दो चीज़ें कही मैंने, एक अकाउंट्स, दूसरा फाइनेंस, इन दोनों की जानकारी हो। या फिर वो 10 साल से लोक सेवक रहा हो, IAS रहा हो चाहे PCS रहा हो, 10 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लोक सेवक होने का। ये 4 फैक्ट्स इसमें आएंगे एलिजिबिलिटीज़ में। और इसको सपोर्ट कौन करता है? ये वाला एक्ट 1971 का कैग एक्ट है। ठीक है, वर्तमान में अभी कौन है हमारे कैग? नहीं है, वो तो अभी जस्ट 2024 में चेंज हो गए थे। कोई मूर्ति है ना, कुछ सत्य मूर्ति, संजय मूर्ति, सॉरी, IAS हैं वो, हिमाचल प्रदेश कैडर के ऑफिसर हैं वो थे, मतलब अभी तो यहाँ चले गए। तो ये एलिजिबिलिटी आपने नोट करी? क्या क्या बताया जरा बताओ फिर। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। ये चल क्या रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ? कैग, उसका नाम लिखा है मैंने, देखो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक पोस्ट होती है जो कि आर्टिकल 148 में हमारे संविधान में मेंशन है। ठीक है, फिर उसका मैंने फंक्शन बताया कि उसका, इसे लोक वित्त का संरक्षक कहते हैं। अब लोक वित्त क्या है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। देयर आर 3 आर्टिकल विच आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 266 क्लॉज 1, 2 एंड 267। इन तीनों में अलग अलग चीज़ें दी हैं जो आपके सामने मैंने रख दी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर 10 ईयर, 6 ईयर या 65 ईयर की एज जो पहले हो जाए वो हो जाएगा। पद मुक्त कौन करता है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे जब तक रख सकता है उसको। फिर है ये है एलिजिबिलिटीज़। अगर आपको कैग बनना है ना भारत में, तो आपके पास कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए। इसके लिए संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, इसके लिए ये आर्टिकल है 1971 का कैग अधिनियम, एक नियमावली बनती है ना हमारी, तो उस नियमावली में 4 चीज़ें बताई मैंने। अब कौन कौन सी बताई मैं ये पूछ रहा था, कौन कौन सी 4 चीज़ें बताई? नागरिक हो, दूसरा या तो उसको अकाउंट्स की जानकारी हो,
अकाउंट्स होता है ना, अकाउंट्स की पढ़ाई नहीं करते हम लोग, उसके बारे में जानकारी हो। तीसरा, उसे पब्लिक फाइनेंस की जानकारी हो, एमबीए किया हो मान लो, फाइनेंस के बारे में वहाँ जानकारी मिल सकती है। चौथा क्या बताया था, 10 साल से लोक सेवक रहा हो, चाहे आईएएस रहा हो चाहे पीसीएस रहा हो। मोस्टली केंद्र सरकार की नौकरी है तो आईएएस को ही अपॉइंट करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके हम फंक्शंस, इसमें कुछ पूछने लायक तो है नहीं, फैक्ट हुआ है। अब इसके थोड़ा फंक्शन एंड पावर्स पे बात करते हैं। इसको रिमूव कर रहा हूँ मैं, हो गया। इसमें जो 4 चीज़ें बताई थी आपने नोट कर, हो गई ना, आपने कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स, हेडिंग डालो पावर एंड फंक्शन। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया थे 3 अकाउंट्स के बारे में जो जानकारी दी, ये केंद्र सरकार का भी होता है, ये राज्य सरकार का भी होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी निधियाँ थी, संचित निधि, वो निधि ऐसे लिखते हैं, छोटी नहीं आती है ना, संचित निधि, आकस्मिक निधि, और तीसरी कौन सी निधि थी, लोक वित्त, पब्लिक अकाउंट, क्या कहते हैं उसको, लोक लेखा, ठीक है। ये 2 जगहों के लिए, इसमें 2 पॉइंट एक साथ बन रहे हैं, ठीक है। केंद्र सरकार का भी होता है यही, और अलग अलग राज्यों का भी होता है। इन अकाउंट्स की वो जांच करता है, ठीक है। दूसरा, किसी सरकारी कंपनी की जांच कर सकता है, सरकारी कंपनी के अकाउंट की जांच, ओके। अगला, कोई ऐसी कंपनी जिसके साथ भारत सरकार का शेयर साझा होता है, ठीक है। भारत सरकार से, शेयर को हम शेयर ही बोलते हैं, शेयर साझा करने वाली कोई कंपनी, करने वाली कोई कंपनी का अकाउंट, इन ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। इन 4 चीज़ों का असेसमेंट होता है किसके द्वारा, हमारे कैग द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो फैक्ट है, अब हमको समझना है कि कार्य होता कैसे है, ठीक है। ये तो उसका हो गया पावर। अब फंक्शन पर जाना है, वो कार्य कैसे करते हैं। कोई जानकारी है आपको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत में, ये तो हमने सबने पढ़ा रहता है, वो काम कैसे करते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट है ना मेन, तो ऑडिट करने का मेथड क्या होता है, तो आप उसको पढ़ेंगे थोड़ा। देखो, जो ऑडिट हो रहा है इसका प्रोसेस होता है, इसमें 3 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है जो निष्पादन लेखा परीक्षण, निष्पादन लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण, और एक होता है हमारा जिसमें ये चेक किया जाता है कि कानून सबसे निष्पादन, ये कानून ढंग से बना या नहीं बना है, उसको क्या बोलते हैं, निष्पादन लेखा परीक्षण, वित्तीय लेखा परीक्षण। एक और होता है, इसमें ये चेक किया जाता है कि जो हमारी ये अनुपालन, अनुपालन लेखा समिति कहते हैं ना उसको, अनुपालन लेखा समिति, ये इन 3 पॉइंट्स को समझेंगे थोड़ा क्या है।
अनुपालन लेखा समिति, निष्पादन लेखा समिति और वित्तीय लेखा, सॉरी समिति क्यों लिख रहा हूँ, लेखा परीक्षण है वो। अनुपालन लेखा परीक्षण, अनुपालन लेखा परीक्षण, निष्पादन लेखा परीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षण, ये ऑडिट, 3 मेथड से ऑडिट होता है, ठीक है, भारत में। अनुपालन लेखा परीक्षण का मतलब है, अब एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने आपको 266 क्लॉज 1 बताया था अभी, क्या था उसमें, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक के द्वारा रुपया निकाला जाएगा। अब जब पैसा निकाला जाता है तो किसी फिक्स प्रयोजन के लिए निकाला जाएगा ना, हमको पता है अभी हमारा बजट बन रखा है ना, बजट में इतना रुपया यहाँ अलॉट है, ओके। अब वो बजट के लिए जब पैसा निकाला जाएगा तो धन विधेयक का यूज किया जाएगा, संसद से पैसा निकलेगा वो, तो अब ये चेक किया जाएगा कि बजट में ये धन मतलब आर्टिकल 110 के तहत ही पैसा निकाला गया है या फिर किसी घोटाले से पैसा आ रखा है, यहाँ पे ये चेक किया जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग ही धन निकला है, ये जो वित्त खर्च हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू रूल चल रहा है या नहीं, इसका चेक किया जाएगा, ठीक। दूसरा है निष्पादन लेखा परीक्षण, ये जो रुपया यूज हुआ है, अब मान लो कि रुपया होना था मनरेगा में खर्च और तुमने उसको कर दिया आपदा में खर्च, समझ रहे हो ना, तो इसको क्या बोलते हैं, निष्पादन लेखा परीक्षण। जो रुपया जिस चीज़ के लिए निकाला गया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, वो वहीं यूज हो रहा है या कहीं और यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं निष्पादन लेखा समिति, समझ गए भाई साहब। तीसरा वित्तीय लेखा परीक्षण, अब वो आएंगे वित्तीय परीक्षण में कि कितना रुपया कहाँ खर्च हुआ। तो वित्तीय परीक्षण तो एक सिंपल सा था, उससे पहले जो उसकी मेन ताकत है वो ये दोनों है, अकॉर्डिंग टू रूल रुपया निकला, ये चेक किया जाएगा। दूसरा, जो रुपया जिस काम के लिए निकला था उस काम में यूज हुआ या नहीं हुआ। तीसरा, कितना रुपया खर्च कहाँ हुआ। ये तीनों चीज उसके सामने खुल जाती हैं। डाउट का तो कोई मैंने एरिया छोड़ा नहीं है, आपको डाउट हो रहा है कुछ तो इन पॉइंट के साथ जो मैंने आपको समझाया ना उसको लिख लो ना। क्या रामानुजम हो गया याद हो गया अब ये सुनते ही। अनुपालन लेखा समिति में अपने ये तो अपने हिसाब से लिखी लोगे यार, यू ऑल आर मैच्योर, इतना तो आपको आता ही है। अनुपालन समझ गए ना, पालन मतलब रूल फॉलो हुआ है या नहीं, और रूल कौन सा था मैं आपको समझाते आ रहा हूँ। आर्टिकल 110 धन विधेयक। दूसरा है निष्पादन, जिस चीज़ के लिए पैसा मांगा गया था क्या वहीं यूज हो रहा है। मान लो मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए थे मोबाइल ख़रीदने के लिए, मैं ले आया उसे बाइक, तो ये भी तो समस्या आ जाएगी ना। अगला है वित्तीय लेखा परीक्षण, कि कितना रुपया मिला था और कितना खर्च हुआ। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो इस ठीक है ना, उतार लिया होगा आपने ऑडिट कैसे होता है भारत में। अब एक चीज़ हम इसको समझेंगे, थोड़ा इसको मेंस ओरिएंटेड बनाता हूँ मैं, यहाँ तक तो प्रीलिम्स में काम आता है। ये जो ऑडिट किया है इसने, देखो 3 चीज़ें तुम्हारे सामने रख दी। पहले एक चीज़ और करते हैं, ये सारा ऑडिट करने के बाद ये पूरी फाइल किसको जाती है, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, सदन के सामने इसको रख देगा, और सदन में हमारी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर एक समिति बनती है जिसे क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं ना उसको। तो ये वही काम करती है। कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट का असेसमेंट होता है। ठीक है, कि सरकार ने, ये इसलिए होता है कि सरकार के द्वारा कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, तो इस चीज़ के लिए इसको पहले इस चीज़ को लिख लेना, एक पैराग्राफ बना लो। चलो मैं बोल दे रहा हूँ। कैग द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, बनाई गई वार्षिक रिपोर्ट, ये वार्षिक होता है, हाँ, बनाई गई वार्षिक रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति को सुपुर्द किया जाता है, राष्ट्रपति को सुपुर्द या ट्रांसफर दिया जाता है।
सुपुर्द किया जाता है, तब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सम्मुख रखता है, संसद के सम्मुख रखता है, जिस पर संसद की लोक लेखा समिति विचार करती है, जिस पर संसद की लोक लेखा समिति विचार करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में 15/7 का रूल आपको पता ही होगा, वो सभी को पता रहता है। पता है 15/7? 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं टोटल इसमें। कहीं पे अगर याद नहीं रहेगा तो यहीं पे बना लेना अपने साथ। हिमांशु भाई, 15/7 का रूल किसके लिए बताया? लोक लेखा समिति, उसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 MP कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, समझ पाए? तो ये जो कमेटी है, कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं जिसको। ये कैग द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है, इस पर इसका जो मेन असेसमेंट होता है इसके द्वारा किया जाता है। हालांकि हर एक MP इस पर विचार करता है, वो देखता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर सही हो रहा है, लेकिन उसका जो मेन असेसमेंट करने का काम है इस रिपोर्ट पे, वो कौन करता है? ये हमारी समिति, लोक लेखा समिति का ये कार्य होता है। ठीक, अब जब ये रिपोर्ट आती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है, फिर ये हमारे पब्लिक डोमेन में आ जाती है। आप देख सकते हो भारत सरकार के पोर्टल पर जाके, ये रिपोर्ट हर साल की आपको मिल जाती है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही तो हमारे सामने आ सकता है। हालांकि ये चीज़ें ओपन की नहीं जाएंगी ना, क्योंकि सरकार की तो बदनामी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे जो हमारे NGOs वगैरह हैं, आप सुनते हो ना, PIL डालते हैं सरकार के खिलाफ। PIL जो जाती है उसका मेन आधार यही है, अगर भ्रष्टाचार के लिए डालते हैं तो। और एक मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें, एक इसका नाम भूल रहा हूँ मैं, एक NGO है ना, हाँ, ADR का नाम सुना है? मैंने पहले भी जिक्र किया होगा इसका। एक ADR NGO है, कॉमन कॉज सुना है? कॉमन कॉज, ये सारे NGOs हैं। ठीक है, दबाव समूह हैं, इनका काम यही होता है। ये क्या करते हैं? सरकार पर निगाह रखते हैं, सरकार क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। तो ADR की रिपोर्ट का मुझे ध्यान है, अभी लास्ट ईयर आई थी 2025 में, नवंबर-दिसंबर में। उसमें ये था कि जो MPs हैं हमारे लोकसभा के, 48% MPs पे क्या है? क्रिमिनल चार्ज है। ये चीज़ उसने निकाल के दी थी, ये शायद मैंने पहले जिक्र किया भी होगा आपकी क्लास में। समझ में आया क्या बताया मैंने? क्या? हाँ, जो MP हैं हमारे, उन पे क्रिमिनल चार्ज है। क्रिमिनल चार्ज के बारे में हमने पहले बात करी थी, मतलब वो क्रिमिनल केस है, मतलब क्रिमिनल केस से। हाँ हाँ, यही तो है ना, लोकतंत्र पे चोट। अभी इंडिया में नेता बनने की पहली एलिजिबिलिटीज़ क्या है? तेरे को गुंडा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए ना। अब पैसा देखो, अगर तुम सैलरी पे काम करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख 2 लाख, और एक इलेक्शन में इतना रुपया एक ही आदमी को देना पड़ता है। कभी इलेक्शन लड़के देखना, 10 लाख 20 लाख तो ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, इस बार हमने अपनी बहन को लड़ाया था, तब पता है मेरे को, बहुत पैसा खर्च होता है। तो पहली उसमें एलिजिबिलिटी क्या है? रुपया। और रुपया कैसे आएगा? जब तुम नंबर 2 से पैसा कमाओगे। ठीक है, तो तुम ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जो अच्छा है हमारे पॉलिटिक्स में भी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट के आधार पर भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी देखता हूँ मैं। हाँ, उसका सच में वो डोमिनेंट है बचपन से ही, उसकी प्रवृत्ति वैसी है। तो ये हो गया हमारा कि जो हमारे दबाव समूह हैं, दबाव समूह इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार की खटिया खड़ी करते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम सरकार पे क्या कर सकते हैं? दबाव बना सकते हैं। इसकी वजह से जो अभी हमारी सरकार बनी है वो अगली बार नहीं बनेगी। तो ये सारे असेसमेंट हैं जो हमारे मेंस में काम आते हैं। उनके बारे में मैंने परसों तुमको एक तर्क बताया नहीं है, वो तो बहुत खतरनाक दिमाग वाला आदमी हुआ है।
देखो ना, गुंडे दो तरीके के होते हैं, एग्जाम्पल समझो। एक था महमूद गजनवी, ठीक है, और दूसरा था रॉबर्ट क्लाइव। समझ पाए एग्जाम्पल? महमूद गजनवी और रॉबर्ट क्लाइव में क्या अंतर है? एक तुमको सीधे चाकू से मार रहा है, ख़त्म कर देगा, दूसरा बुद्धि से मार रहा है। आज वर्तमान का युग कैसा है? बुद्धि से मारने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक पॉल एप्पलवी का नाम सुना आपने? पॉल एप्पलवी आलोचक हैं, थोड़ा उनके बारे में एक चीज़ लिख लेना, कभी एग्जाम में बन सकता है। पॉल एप्पलवी एक विचारक हैं, इन्होंने भारतीय कैग के बारे में एक आलोचना कर रखी है कि जो भारत की प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, वो प्रशासनिक सेवक कैग की इस जांच के चक्कर में अपना कार्य को ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैग का कार्य था क्या? वित्तीय लेखा परीक्षण करना, और वो परीक्षण करने लग जाता है अनुपालन और निष्पादन। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लोक सेवक या एक आईएएस या पीसीएस जो काम करता है उसके कार्य की क्षमता में उसकी वो होती है ना, एफिशिएंसी कम हो जाती है, ऐसा कहना है। इसका कारण बता दिया आपको मैंने। लिखोगे इसमें 2 लाइन लिखो फिर फटाफट। पॉल एप्पलवी के अनुसार भारतीय कैग की भूमिका की एवज में, भारतीय कैग की भूमिका के एवज में भारतीय प्रशासनिक सेवक अपने कार्यों को दक्षता के साथ नहीं कर पाते हैं। अपने कार्यों को दक्षता के साथ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको समझ में आ गया है ना? क्योंकि उसका मेन काम क्या था? वित्तीय लेखा परीक्षण करना था। वो क्या करने लग जाता है? अनुपालन लेखा परीक्षण और निष्पादन लेखा परीक्षण। ओके, अब एक चीज़ आपको मैं ध्यान से सुनना है मेरी बात को। हाँ, ये जो पद है ना, इस पद को दूसरा बोलते हैं मिसनोमस। मिसनोमस का मतलब है, इसमें देखो लिखा गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षण तो हो रहा है, लेकिन नियंत्रक की कोई भूमिका दिख रही है इसमें आपको? कंट्रोल करने की कोई पावर है ऐसी? नहीं है। तो ये पद हमने अडॉप्ट कहाँ से किया था? कैग का पद कहाँ से लिया हमने? हाँ, यूएसए से लिया है। यस, देखो भारत का संविधान है कैसा, सब एडप्ट किया है। आपने वाली क्लास ज्वाइन नहीं की थी ना शायद, आप थोड़ा लेट में आए। हमारे इंडिया का ऑलमोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं तो ऑलमोस्ट ही बोलूँगा, सारा एडप्टेड है। अलग अलग देशों से हमने चीज़ें ली हैं। हाँ, तो ये जिस देश से लिया है ना, उस देश में इस पर और ये वाली शक्ति भी रहती है, कंट्रोलर वाली, कॉम्ट्रोलर ना, कंट्रोल करने की भी क्षमता है। ठीक है, क्योंकि वो कार्यपालिका का एक मजबूत मतलब ताकत रखने वाला एक पद है। लेकिन हमारे भारत में वो एक नॉर्मस है, बस नाम मात्र का पद है। इस पद का यूज क्यों होता है? देखो, मैंने आपको लोक लेखा समिति बताई अभी, उसका अध्यक्ष कौन होता है? उसका एक ट्रेंड है, जो अपोजिशन लीडर होता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है, उसको उसका मुखिया बनाया जाता है। अब समझ में आ रहा है? ताकि भारत में क्या बना रहे? भ्रष्टाचार ना हो, कुल मिला गया है ना। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी ये चीज़। अगर उसको ये वाली ताकत भी भारत में दे दी जाए तो वो क्या करने लगेगा? अपोजिशन ऊपर नहीं उठ जाएगा? तो ये समस्या थी, तो उसको वो ताकत दी नहीं गई। तो ये सारी चीज़ें थी कैग के बारे में, इतना बहुत है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे। देखो, कार्यपालिका ये तो संघ की होगी, यहीं पर हम कार्यपालिका राज्य की भी खत्म कर लेते हैं। राज्य में बाकी पद तो सेम होंगे, एक पद अलग होता है, राज्यपाल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे, टॉपिक का नाम डालना एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ ए स्टेट।
और राज्य की कार्यपालिका अगर लिख लिया है तो उसमें राज्यपाल डालना हेडिंग। बाकी सब तो सेम होता है ना। एक राज्यपाल के पद में कुछ हमको चीज़ें दिखाई देती हैं, उस पर काम करना है। थोड़ा राज्यपाल पद के बारे में देखेंगे आज की क्लास में। हमारी कार्यपालिका पूरी निपट जाएगी, फिर कल से नेक्स्ट क्लास से हम विधायिका पाएंगे। गवर्नर, गवर्नर के लिए आर्टिकल कौन सा है? 153। ओके, 153 में क्या लिखा है? भारत का एक राज्यपाल होगा। भारत का होगा, हाँ, किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसी के साथ 7वां संविधान संशोधन बताया था मैंने आपको शायद 1955, हाँ, कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक, 1 या 1 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। उसमें ये नहीं है कि 2 ही होंगे, ऐसा नहीं है ना, 1 से अधिक लिखा है। तो आर्टिकल 153 क्या है हिमांशु भाई? यार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे ड्रामा की क्लास नहीं होती, ड्रामा देखने आते हैं, वैसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे कुछ? आर्टिकल छोड़ दो ना, मैंने जो चीज़ बताई उस पर ध्यान दिया आपने? गवर्नर के बारे में बताया मैंने। क्या बताया? इस आर्टिकल में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई जो इस संविधान संशोधन की इम्यूनिटी से आता है कि किसी भी एक राज्य का राज्यपाल उस राज्य के अलावा अन्य राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ओके, जैसे अभी हमारे भरत वो थे ना, हमारे कौन, भगत सिंह कोश्यारी, वो रहे ना अभी, जैसे मुंबई के भी थे वो, गुजरात के, कहीं और के भी रहे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जो 2-2, 3-3 जगहों के एक साथ होते हैं। यस, 3 राज्यों का एक ही राज्यपाल भी होता है। यस, तो ये इसकी भूमिका थी। अब वही थोड़ा इसका अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ बेसिक्स फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? अपॉइंटमेंट वही प्रेसिडेंट करेंगे। सलाह किसकी होगी? सिंपल सी बात हो गई। और क्या पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के बारे में? टेन्योर कितना उसका कार्यकाल? 5 ईयर, लेकिन ये दोबारा भी बनाया जा सकता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, अगर कोई एक बार कैग बन गया है उसके बाद वो फिर किसी और चीज़ों में नहीं आ सकता, ठीक है। कोई लाभ का पद फिर ग्रहण नहीं कर सकता, इसको मेंशन कर लेना। अगर आपको एक बार कैग बना दिया जाएगा ना, उसके बाद आप कुछ नहीं बन सकते हो फिर। यहाँ देखो, अगर राज्यपाल के 5 साल पूरा हो गया तो अगली बार फिर बन सकता है। केवल कुछ ही ऐसे पद हैं जो एक बार बनने के बाद फिर उनका कोई काम नहीं होता समाज में। वो प्रेशर ग्रुप के साथ भी काम नहीं कर सकते हैं, उसी में एक कैग भी था। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? जो अभी हमारी रूलिंग पार्टी है उस पर दबाव बनाती है बस। जैसे उत्तराखंड में देखो, अभी प्रेशर ग्रुप का काम कौन करी? यूकेडी। हाँ, यस, जस्टिस क्या मामला बना रखा? अंकिता भंडारी वाला। तो अपॉइंटमेंट हो गया, टेन्योर हो गया, और क्या होता है इसमें? एलिजिबिलिटी, हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे ना। सबसे पहले तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, भारत का या क्या कहते हैं उसको, एमपी या एमएलए ना हो, नहीं होना चाहिए। और 35 ईयर की कंप्लीट आयु हो, कंप्लीट होनी चाहिए। बस ये 3 चीज़। एक इंडिया में ट्रेंड है कि जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होता। बस ये ब्रिटेन से लिया गया पद है वहीं से, क्योंकि अगर वो उस राज्य का होगा तो वो क्या करेगा, उस राज्य के प्रति इन्फ्लुएंस रहेगा ना। ये क्या पता वो जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, एग्जाम्पल देखो अभी पश्चिम बंगाल में कौन हमारी ममता बनर्जी मैडम है,
उनकी पार्टी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग चलती है, ठीक है। अगर उस वहाँ के किसी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए तो क्या करेगा वो? अभी मैं इसमें बताऊंगा ना, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, वो एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, तो वो वाली भूमिका में फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी? केंद्र को सूचना कौन पहुंचाएगा कि तेरे राज्य में ये समस्याएं हो रही हैं? तो ये चीज़ आई आपको समझ में? ये हैं एलिजिबिलिटीज, ये 3 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। अब इसका वो वर्क एंड फंक्शन पाएँ। वर्क एंड फंक्शन तो दूसरी चीज़ थी, वो तो फिजिक्स में पढ़ते थे हम। पढ़ा वर्क एंड फंक्शन? वर्क एंड पावर करके हेडिंग डालना, ये लिख लिया होगा। वर्क एंड पावर, कार्य एवं शक्तियाँ। वर्क एंड पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर का काम क्या होता है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। थोड़ा सेम राष्ट्रपति हुआ ना ये, तो राष्ट्रपति पे कौन कौन सी पावर थी? उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, अच्छा ओ स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया होता है। दूसरा ये राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य की प्रथम नागरिक के रूप में इसकी भूमिका होती है। और कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति की? अपॉइंटमेंट बताए थे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के अपॉइंटमेंट होते हैं ना राष्ट्रपति के द्वारा, वैसे राज्यपाल के द्वारा भी होते हैं। इसके बस 2 अपवाद हैं। इसके अपवाद में सबसे पहला ये है कि हाई कोर्ट के जज के मामले में इनको अपॉइंट करता है, उनको रिमूव करता है। दूसरा होता है जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस का जो सदस्य होते हैं और जो उसका अध्यक्ष होता है, इनको ये अपॉइंट तो करता है लेकिन रिमूव नहीं कर सकता है। इस पर ध्यान देना, ठीक है। पीसीएस में रिमूव करने की पावर नहीं है, अपॉइंट करने की पावर है। अपॉइंट यही करता है लेकिन रिमूव नहीं करेगा, ठीक। ये बन रहा है क्या? ये थी। और कौन सी पावर थी एग्जीक्यूटिव में? भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियां बताओ, कौन कौन से बताएंगे? तुम बताओ एक एक करके, प्रश्न पढ़ रखे हैं। तो इसमें वो खंड भी आएगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, तो यहाँ सीएम की नियुक्ति करेगा ना। अपॉइंटमेंट किसका? सीएम का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ये सारे काम बाकी लिख दिया मैंने, ठीक। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रही कि नहीं तो पढ़ी होंगी तुमने ना, मैं स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि तुम सबने पढ़ा है। और इस जब हमने सोर्सेस पढ़े थे तो वहाँ हमने इन चीज़ों को कर लिया है। अब स्पीड में चल रहा है, बस बढ़िया तो हो रहा है। जहाँ समझाने वाला है वहाँ रोक दे रहा हूँ, चीज़ों को पॉज कर रहा हूँ। तो ये था मेरा एग्जीक्यूटिव पावर। इसकी लेजिस्लेटिव पावर कौन सा थी? सबसे पहले क्या है? क्षमा तो बाद में करेगा। वो भारत को क्षमा करता है।
सबसे पहले सत्र को आहूत करना है ना, सत्र को बुलाता है, सत्र का आहूत करना और उसको सत्रावसान करना। और ये राज्य के संदर्भ में बात हो रही है पूरी, राज्य की, जिस राज्य का भ्रमण हुआ है, कुछ कह रही हो? हाँ वो आएगा भी ना। और कौन सा होता है? संयुक्त सत्र बुलाना, यहाँ भी बुला सकते संयुक्त सत्र। और संयुक्त में यहाँ से बैठेंगे, बजट रखवाना तो वो तो सिंपल सी पावर है, उसकी इसकी जरूरत तो है नहीं। ये वो बताया था ना आपको मैंने, अपॉइंटमेंट और जैसे वहाँ कौन होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन होता है, तो यहाँ भी अपर हाउस में 1/6 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होता है। वहाँ 4 आधार बताए थे, 5 आधार बताए। 4 आधार कौन कौन से थे वहाँ? यहाँ 5वां सहकारिता जो बोलते हैं, सहकारिता, कोऑपरेशन। ये लिखना भी है क्योंकि घर जाके सब निकल जाएगा दिमाग से, लिखते रहना इसको। राज्यपाल की जो विधायिका शक्तियां हैं उसमें सबसे पहले मैंने बताया कि वो सत्र को आहूत करता है किसी राज्य में और उसका सत्रावसान करता है। दूसरा लिखा है कि वो संयुक्त बैठक बुलाता है, अगर कहीं कहीं पे है ना हमारी 2 बैठकें होती हैं, 2 सदन भी हैं 6 राज्यों में। अगला है कि अगर कहीं पे अपर हाउस है तो अपर हाउस के 1/6 मेंबर का मनोनयन करता है 5 आधार पे। वो 5 आधार आपको बताइए कौन कौन से बताए थे? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और 5वां क्या बताया था? सहकारिता। यहाँ एक अलग सी चीज सहकारिता आ जाती है। ओके, तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में और क्या था? अध्यादेश जारी करने के शक्ति। अध्यादेश भी सेम होगा जैसे वो जारी करता था। अब आपको मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो राज्य सूची पे करता है या तो संवर्ती सूची पे करता है या फिर संघ सूची पे। राज्यपाल किस पे करेगा? राज्य सूची पे या संवर्ती सूची पे, इस पे ध्यान देना है। ठीक, तो अध्यादेश के मामले में अध्यादेश में क्या लिखेंगे? राज्य सूची या फिर संवर्ती सूची। ओके, फिर हमने पढ़ी थी इसकी क्लेमेंसी पावर, क्षमादान शक्तियां। क्षमादान के मामले में एक आध अपवाद हम देख लेते हैं फटाफट। इसकी जो क्षमादान शक्तियां थी, इसकी क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति से 2 तरीके से अलग होती है। पहला तो ये है, ये मृत्युदंड को पार्डन नहीं कर सकता है, ठीक है, मृत्युदंड का पार्डन नहीं कर सकता है। दूसरा, ये कोर्ट मार्शल सुना होगा आपने, अगर सेना में कोई ऐसा डिसीजन दिया जाता है जिसमें कि किसी सैनिक को सजा होती है तो इस पर इसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, ये 2 चीजें के बारे में याद रखना। बाकी क्षमादान शक्तियां इसमें बराबर रहती हैं। एक चीज ध्यान देना कि जो राष्ट्रपति क्षमादान देता है वो संघ सूची में अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तब देगा। अगर राज्य सूची के किसी कानून का उल्लंघन हुआ है वहां क्षमादान देने की शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। इसको ध्यान देना। अगर केंद्र सूची के किसी विषय पे उल्लंघन हुआ है किसी कानून का, वहां राज्यपाल की कोई पावर नहीं रहेगी। अब हम आते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और यहीं पर हमको भी बात समझ में आते हैं इसके संबंध। इसमें और कुछ छूटा है? नहीं, हो गया है पूरा। बाकी ये ध्यान देना, हमने वहां आपको लिखवाया हुआ कि राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, इसके पास कोई कूटनीतिक शक्तियां नहीं होती हैं क्योंकि इसका संबंध हमारे आंतरिक राज्य से होता है, तो इसको पावर्स अलॉट नहीं है। लिख भी रहे हो? नींद आने का समय हो गया, अब कहाँ लिख रहे? सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। क्यों? क्योंकि अच्छी आदत है। ये हो गया ना, मैं इसको रिमूव कर दूं बेटा? हो गया ना, ये आपने लिख लिया? वीडियो तो बनी रही है और आप उसमें ऑडियो भी है। क्या है भाई सर? मतलब वीडियो बनी रही है, उसमें ऑडियो भी है। कुछ पूछ रही हो आप? देखो, क्षमादान शक्तियों मैंने ये बताया है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्षमादान शक्तियां एक राष्ट्रपति के पास है, दूसरा राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों का उपयोग कहाँ करेगा? अगर किसी केंद्र सूची के विषय में कोई कानून का उल्लंघन हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा। नहीं समझे? संघ सूची के किसी विषय, कोई विषय था, उससे संबंधित कोई एक्ट बनाया था केंद्र सरकार ने। अगर
एग्जाम्पल केंद्र सूची अब जैसे आईपीसी और सीआरपीसी हमारे पीएनएस और पीएनएसएस, इसको रूल कौन करती है? केंद्र सरकार। ओके, अगर कोई इससे संबंधित कोई मामला आएगा तो वो कहाँ जाएगा? सॉरी, उस पर अगर किसी व्यक्ति को सजा होती है तो उसको पार्डन कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। अब कोई ऐसा एक्ट हो सकता है जो किसी राज्य विशेष में होता है, जैसे लैंड एक्ट होता है, भूमि राज्य सूची का विषय है और प्रत्येक राज्य के अलग अलग भू कानून होते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल उत्तराखंड का उठा लो। अब उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में तुम 2.5 नाली से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, और बिजनेस के लिए तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते, और रहने के लिए भी केवल 2.5 नाली जमीन आपको मिल सकती है। आपने अगर घोटाले से मान लो 50 नाली जमीन खरीद ली, आप पे जो चार्ज लगेगा वो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से हो रहा है। अगर आपको सजा हो गई है 10 साल की, अगर आपको क्षमा देगा तो राज्यपाल इस आधार पर देगा क्योंकि आपने राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून का उल्लंघन किया था। समझ में आ गया? तो ये था आपका, क्लियर हो? ये तो थी पावर। अब मैंने इसको बताया था कि यहाँ राष्ट्रपति से अलग कैसे है पावर। 2 चीजें आई थी। पहला था क्या था? पहला मृत्युदंड। हमने 5 प्रकार की पढ़ी थी ना, कौन कौन सी पढ़ी थी? क्षमा, लघुकरण, परिहार और निलंबन। लास्ट था, एक और होगा उसमें, ये मुझे भी याद नहीं होता है, ठीक है? विराम, विराम हो गया। तो ध्यान से देखना, वो मृत्युदंड को क्या नहीं कर सकता है? माफ नहीं कर सकता है। कौन? राज्यपाल। दूसरा, अगर कोर्ट मार्शल हो गया, कोर्ट मार्शल सुना है? आर्टिकल 34 बताया था। आर्टिकल 34 में क्या था? कोर्ट मार्शल के बारे में। अगर वैसी कोई स्थिति बनती है तो वहां पे इसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है, कोई क्षेत्राधिकार राज्यपाल का नहीं रहता है। बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं करना, ठीक? अब हम आते हैं इसके डिस्क्रिशनरी पावर पे। डिस्क्रिशनरी पावर, इसके आर्टिकल 163 के बारे में फटाफट आपका समय ले लिया मैंने, इसको निपटाए लेंगे ना। कल से फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको आएंगे किस पे? लेजिस्लेटिव पे। कल हमारा क्या हो जाना था? कल पेन ने काम नहीं करी, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। कल क्या हो जाता तो आज पूरा समय मिल जाता हमको। तो आर्टिकल 163 के बारे में थोड़ा। आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में लिखा है, उन मामलों को छोड़कर जहां राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति है, राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होगा। सेम 75 क्लॉज 1, 75 क्लॉज 1 है ना, सेम है। भागवती चल रही तुम्हारे लिए यार, ऐसे ऐसे तालियां नहीं बजा रही ऐसे क्या होता है? मैंने आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में क्या लिखा है, इसको लिखना है। उन मामलों को छोड़कर जहां पर राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होगा। सेम है, ठीक। अब 163 क्लॉज 2 से हमारा विवाद शुरू होता है। इसको लिखना है, उन मामलों को छोड़कर जहां पे राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है, जहां पे राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है, उसकी सहायता और सलाह हेतु, उसकी सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया राज्य का सीएम होगा। ये था आर्टिकल 163 क्लॉज 1, which is the same as the prime minister for 75 clause 1. ओके, अब विवाद जो हमारा शुरू होता है वो 163 क्लॉज 2 से शुरू होगा, ठीक। 163 क्लॉज 2 में है कि राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होंगी वो राज्यपाल खुद तय करेगा। लेकिन 163 क्लॉज 2 में है राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियों का निर्धारण संविधान द्वारा राज्यपाल को ही प्रदत्त हैं। सरल भाषा में लिख पा रही है मैंने। राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां संविधान द्वारा राज्यपाल को ही प्रदत्त हैं। अब ये पावर प्ले लग गया ना, थोड़ा स्पीड चल रहा होगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा ना थोड़ा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको, ये बन गया ना पूरा विवाद। अब संविधान में ये नहीं पता है कि डिस्क्रिशनरी पावर है क्या, और राज्यपाल का जो मनाएगा वो करेगा, ठीक है। सबसे पहला अब जो चलन में है, चलन में मतलब डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कहाँ कहाँ करता है राज्यपाल। सबसे पहले देखो 356 पूरी डिस्क्रिशनरी पावर जब मनाए तब लगा सकता है। दूसरा
अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम। अभी उत्तराखंड की अगर राजनीति को आप समझते हो, अभी पुष्कर सिंह धामी जी कैसे मुख्यमंत्री बने किसी को नहीं पता, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे राज्यपाल के द्वारा उनको बता दिया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, इसमें इसका पूरा विवाद देखा जाएगा। दूसरा 356 हो गया। तीसरा विवाद कहाँ है? राज्यपाल, सोच सकते हो कुछ? आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में क्या लिखा है? किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए वो रख सकता है वो सुरक्षित, और सेम जैसे राष्ट्रपति की शक्ति होती है ना बिल वाली, वही शक्ति 200 में किसके लिए? राज्यपाल के लिए, है ना? 200 में क्या लिखा है? अगर बिल है उसको पास कर दे, फेल कर दे, वो शक्तियों में वीटो शक्ति भी आएगी ना, तो वीटो शक्ति इसके पास भी है। वहाँ वीटो पावर कहाँ थी लिखवाई थी मैंने? आर्टिकल 111। यहाँ वो आर्टिकल कौन है? 200। ठीक है, तो 200 की इम्यूनिटी से किसी भी बिल को राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या रख देना? सुरक्षित रख देना। ये 3 विवाद बता दी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों विवादों को लिखा आपने, इनको लिखो ना, बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं। आर्टिकल 163 क्लॉज 2 की इम्यूनिटी से हमारे पास 3 चीजें निकल गई। पहला क्या बताया मैंने? 356 इम्पोज करना, और सीएम की नियुक्ति, सीएम का अपॉइंटमेंट हो गया, और आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में जब वो किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है, जैसे अभी वर्तमान में चला रहा ना ये कौन सा राज्य है ना, तमिलनाडु, फिर राज्यपाल से संबंधित पूरा वो विवाद रहा था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है कि 2 महीने से ज्यादा बिल को लंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे संबंधित एक सबसे पहले एक मामला समझा था, 2015 की बात है। 2015 में ज्योतिराव अरुणाचल प्रदेश के एक राज्यपाल रहे हैं, ज्योतिराव कोचवेकर, इस टाइप का नाम है, आप घर जाके देख लेना, उसको चेक करना कि 2015 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, उनके बारे में बता रहा हूँ। इतना मुझे ध्यान आ रहा है, ज्योतिराव और कोचवेकर के। तो उनके द्वारा ये पब्लिक डोमेन में बोला गया था कि राज्यपाल के द्वारा जो वो नहीं करते हैं, सत्र को बुलाना और सत्र को रिमूव करना, सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर में आती है, ये उसने घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था, ये केवल उसने घोषित, मतलब एक्ट टाइप का बना दिया उनके लिए, अरुणाचल प्रदेश का मामला। ठीक, दूसरा मामला था 2016 में नवम रेबिया, ये एग्जाम आता है, इसको लिखिएगा, नवम रेबिया का मामला 2016 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि राज्यपाल की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो आर्टिकल 163 का हम कहते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आर्टिकल 163 के तहत जो डिस्क्रिशनरी पावर की बात की जाती है, कि उसमें क्या बात की गई है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल में ही नहीं है, वही तय करेगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। ओके, दूसरी बात, अब ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। बस आर्बिट्रेरी मतलब युक्त कारण होना चाहिए उस चीज का। अगर कारण नहीं है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। आपको ये डिसीजन समझ में आया? नवम रेबिया वाला मामला आया समझ में? कुछ नहीं आया? दोबारा बताओ। नवम रेबिया मामले में ये कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने, नवम रेबिया नाम है व्यक्ति का। नवम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन, हाँ, इसमें ये डिसीजन दिया था कि क्या डिसीजन दिया था, बताया मैंने, बताया। हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर जो दी गई बिल्कुल सही बात है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, लेकिन उनका जो यूज होना चाहिए वो तर्कसंगत होना चाहिए। अपने मन से मनमानी नहीं करेगा ना राज्यपाल, अगर मनमानी करेगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, बस इतनी सी बात है। इसको जुडिशियल रिव्यू में डालना था ना इस मामले को। अब आपने इसकी दोहरी भूमिका देखी होगी, एक चीज में इतना समय ले लिया है, राज्यपाल की दोहरी भूमिका, राज्यपाल दोहरी भूमिका में रहता है। बस लास्ट 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक, 2 भूमिका कौन कौन सी हैं? एक तो वो काम करता है राज्य का मुखिया है ना, राज्य का प्रमुख, और दूसरा केंद्र का एजेंट। केंद्र का क्या होता है? वो एजेंट को क्या बोलते हैं? एजेंट ही लिख लो। केंद्र सरकार का क्या है? अब राज्य के प्रमुख के रूप में इसकी क्या पावर है?
ये जो 163 वाली जितनी भी मैंने इम्यूनिटी बताई थी, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 लैंग्वेज एंड सो, ये सारी केंद्र के एजेंट के रूप में इसकी भूमिकाएं हैं। इसके अलावा 153 से लेकर 162 तक जितने आर्टिकल हमने पढ़े वो सब राज्य के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभाए। ठीक है, राज्य के प्रमुख के रूप में सारी भूमिकाएं मैंने आपको बताई, और केंद्र का जो एजेंट है इस मामले में ये वाला जो डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ से बस। कभी मेंस में आता है ना कि ऐसा आता है मेंस में, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ कि भारत में राज्यपाल जो है वो दोहरा ताज पहनता है। ये 2 ताज हैं, इनके बारे में लिखना होता है, ये आर्टिकल आपके सामने लिख दिया हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे राज्य की, सॉरी केंद्र और राज्य दोनों की विधायक, इसमें संसद एमपी वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।